जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। अब तक जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में मध्यकालीन इतिहास से पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत में पहला क्वेश्चन है इसमें कि मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी। तो मोठ की मस्जिद ये बनवाया गया था सिकंदर लोदी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। सिकंदर लोदी के शासनकाल में मोठ की मस्जिद बनवाई गई थी। आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट एसएससी जीडी 2023 और 2024 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। मोठ की मस्जिद का निर्माण 1505 में सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भोइया के द्वारा करवाया गया था। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। सिकंदर लोदी एक विद्वान तथा कवि भी था तथा उसने फारसी में गुरलिखी नाम से अनेक कविताएं की रचना की थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था। तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किस काल में भारत में शासन किया गया था। ये किया गया था दोस्तों 1266 से लेकर के 1287 तक। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। 1266 से लेकर के 1287 तक किया गया था। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि गयासुद्दीन बलबन सल्तनत काल का सबसे योग्य, सक्षम एवं प्रभावशाली शासक था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। इसके शासनकाल जो कि 1266 से 1287 ईस्वी के बीच किया गया था। इसने ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम व्यक्ति खरीद कर 1232-33 में दिल्ली लाया। अपनी योग्यता के आधार पर वह अंततः दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी। ये था दोस्तों फारसी। फारसी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। देख सकते हैं ये भी 2024-21 का क्वेश्चन है। इसमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी। इतिहासकारों के मतानुसार 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश कौन कौन से थे, आपको ये क्रम में मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये क्रम में दिया गया है। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, ये जो कि 1206 से 1290 तक इसका शासनकाल था। गुलाम वंश के बाद दोस्तों खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ये जो कि 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद सैयद वंश आता है, जो कि ये 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक था। तथा लोदी वंश ये जो कि अंतिम दिल्ली सल्तनत का वंश है। लोदी वंश ये 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसका शासन था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा बराबर होता था। ये कितना प्रतिशत हिस्सा बराबर होता था, ये होता था दोस्तों 50%। 50% ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ये जो कि 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका शासन था। दिल्ली सल्तनत का जो कि प्रथम सुल्तान था। इसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी। इसके दक्षिण भारत अभियान के नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया था। अलाउद्दीन के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी।
एक अध्यादेश के द्वारा उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिश्त लिखी थी। तो हस्त बहिश्त ये लिखा था अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अमीर खुसरो ने हस्त बहिश्त कविता लिखी थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दौलिया औलिया के शिष्य थे। इनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1225 ईस्वी में हुई थी। अमीर खुसरो को कड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? खाली कबरी, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां श्रृंगारी, किरान उल सदाम, खजाइन उल फुतूह, तारीखे इलाही और उसके बाद आता है देवल रानी खिज्र खां जो कि ये आशिका है इसका नाम, मंजून लैला ये सभी क्या थी? अमीर खुसरो की रचनाएं थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों सीरी इसका नाम था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल था, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। उसका काल सैनिक सुधारों के दृष्टिकोण से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने अस्थायी सेना का गठन किया, सैनिकों की सीधी भर्ती की तथा उन्हें नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की। उसने घोड़ों को अदला बदली को रोकने हेतु घोड़े को दागने की व्यवस्था की शुरुआत की थी। उसने 1303 ईस्वी में सीरी में एक सैनिक नगर का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था अलाई दरवाजा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। अलाई दरवाजा बनवाया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि गुलाम वंश के शासक समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अलाई दरवाजा दिल्ली के महरौली में कुव्वत उल इस्लाम दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण 1311 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाल बलुआ पत्थर द्वारा करवाया गया था। इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जमात खाना मस्जिद, सीरी का किला व 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो यह बहलोल लोदी के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था जो कि वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एकत्र किया जाता था? तो किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो ये खराज कर एकत्र किया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। खराज कर को एकत्र किया जाता था। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का काल में कर व्यवस्था शरीयत के आधार पर निर्धारित की थी। शरीयत के अनुसार 4 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। पहला है इसमें खराज जो कि यह हिंदू किसानों पर लागू भूमि कर था।
जो कि उत्पादकता का 1/4 से 1/3 भाग लिया जाता था। फिर उसके बाद आता है दूसरा है जजिया कर। जजिया कर ये जो कि यह गैर धार्मिक कर था। जजिया कर क्या था? यह गैर धार्मिक कर था जो कि गैर मुसलमान जनता से दिल्ली सल्तनत के द्वारा सुरक्षा के नाम पर वसूला जाता था। तीसरा है खम्बास खम्स कर, यह जो कि युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था। और चौथा है जकात। जकात यह एक धार्मिक कर है जो कि मुसलमान अमीरों की आय व संपत्ति पर 2.5% के रूप में लगान लगाया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। जमानत खाना जो कि मस्जिद तत्कालीन मस्जिदों में सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में कहा जा रहा है कि मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो कि निम्न से बनी थी। तो ये किसकी बनी थी? टोकन। क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये बनी थी सस्ती धातु से। किससे बनी थी? सस्ती धातु से बनी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए कागजी मुद्रा की तहत टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। ये सिक्के धातु के बने होते थे लेकिन सोना चांदी के न होकर के सस्ती धातु के थे। इस सस्ती मुद्रा से जाली सिक्के बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि कुतुब मीनार जो कि ये भारत में दिल्ली के पास महरौली में स्थित है। ईंट से बनी यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। वह केवल इसके आधार को ही पूरा करवाया था। इसके उत्तराधिकारी जो कौन थे? इल्तुतमिश थे। इनके द्वारा 3 मंजिलें बनवाई गई थी। इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था। और फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में आकाशीय बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके फलस्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 2 मंजिलों को मरम्मत करवाया और इसमें 1 मंजिल और जोड़ी गई, वे 5वीं मंजिल हो गई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसमें गलत कथन है दोस्तों कि दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। ये जो कि गलत था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसमें गलत है। अरबी नहीं थी बल्कि कौन सी थी? तुर्की थी। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजपूत शासक के द्वारा की गई थी। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर शासन किया। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान पराजित होने जाने पर दिल्ली में मुसलमानों के शासन में आ गया था। आगामी 600 वर्षों तक उनके अधीन रहा। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि ये 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी तथा यहाँ ढाले गए सिक्कों देहली वाला कहलाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपियां तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उसमें एक नहीं था? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक चरण जो कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाठ को संपादित करना। पाठ को संपादित करना ये जो कि इसमें नहीं है।
ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत काल में पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरण थे। कौन कौन से थे? कागज प्रकाशित करना, ये था दोस्तों। फिर उसके बाद पाठ का लेखन करना, ये भी था। महत्वपूर्ण शब्द और अंशों को निहित करने के लिए सोना पिघलाना, ये भी था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें है कि बंध या बाइंडिंग बनाना, परंतु पाठ को संपादित करना उन चरणों में शामिल नहीं था। फिर उसके बाद आता है पांडुलिपि से तात्पर्य है कि हाथ से लिखी जाने वाली लिपि। भारत में पांडुलिपि को पहले भोजपत्र, ताड़पत्र, तामपत्र, लकड़ी, पत्थरों आदि पर लिखा जाता था। पांडुलिपि का प्रयोग राजा महाराजाओं के कार्यों के वर्णन के लिए किया जाता था। उनके द्वारा किए गए विकास को लिखने के में प्रयोग होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ थी स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसकी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि ये गुलाम वंश का संस्थापक था, इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी तथा अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किसके रूप में जाना जाता था? तो ये जाना जाता था इक्ता के रूप में। इक्ता के रूप में ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत में दिन प्रतिदिन नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा हो गया कि इस पर अकेले शासन करना संभव नहीं था। अतः इल्तुतमिश ने दिल्ली साम्राज्य को कई छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। इन भागों को इक्ता कहा गया तथा इन क्षेत्रों में शासन करने वाले अधिकारी को इक्तेदार कहा गया। जो छोटे छोटे भूमि थे उनको इक्ता कहा गया और जो उस भूमि पर शासन करने वाले अधिकारी होते थे उन्हें इक्तादार कहा गया। इक्ता का अर्थ होता है धन के बदले वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। इक्ता का मतलब होता है कि जो धन दिया जाता था उसके बदले में क्या किया जाएगा? भूमि दिया जाएगा, उसी को इक्ता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि ये राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है कि सुल्ताना रजिया के पिता इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। देख सकते हैं कि ये एसएससी जीडी 2019 और 21 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि रजिया अल दिन जो कि ये 1205 से 1240 तक इसका शासन था, रजिया सुल्तान का। शाही नाम जलालुद्दीन उद दिन रजिया, जिसे रजिया सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली सुल्तान एवं तुर्की इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। वह दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने 1226 से लेकर के 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि अमरोहा के युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त की थी? ये मंगोल सेना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अमरोहा की लड़ाई जो कि ये 20 दिसंबर 1305 को भारत की दिल्ली सल्तनत की सेनाओं और मध्य एशिया के मंगोल चगताई खान के बीच लड़ी गई थी। मलिक नायक के नेतृत्व में दिल्ली की सेना ने वर्तमान उत्तर प्रदेश में अमरोहा के पास अली बेग और ताराकर्क के नेतृत्व में मंगोल के सेना को हराया था।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि खातुली की लड़ाई 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान लोदी को पराजित कर उसे कैद कर लिया तथा फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया। तो ये था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की महत्वाकांक्षाओं के फलस्वरूप दोनों के मध्य 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, कैद करके और उसे फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालत दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? तो ये किया था गियासुद्दीन बलबन के द्वारा। गियासुद्दीन बलबन के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि सल्तनत कालीन सुल्तान बलबन ने ईरानी दरबारी प्रथा सिजदा, यानी कि सिजदा का मतलब होता है कि घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के समीप सिर झुकाना, ये सिजदा होता है। और पैबोस का मतलब होता है दोस्तों कि पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैर को चूमना। पैबोस का मतलब होता है कि पैर को चूमना और सिजदा का मतलब होता है कि सिर झुकाना को अपने राज दरबार में लागू किया। बलबन ने अपने राज्य में रक्त एवं लौह की नीति लागू की, ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्त और लौह की नीति पूछा जा सकता है किसके द्वारा लागू किया गया है, तो ये बलबन के द्वारा लागू किया गया है। और बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज को भी प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो कठोर नीति ये कौन सी दिल्ली सुल्तान के द्वारा अपनाया गया था? ये था दोस्तों बलबन। बलबन था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बलबन ने अत्यधिक कठोर की नीति अर्थात रक्त और लौह की नीति अपनाई। उसके समय सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति गिर गई। उसको पुनः स्थापित करने तथा जनसाधारण के प्रति सुल्तान का भय एवं सम्मान उत्पन्न कराना और साम्राज्य में कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए उसने इस नीति का पालन किया था। उसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा का प्रभाव भी समाप्त किया था। तो बलबन के द्वारा चालीसा के प्रभाव को भी समाप्त किया गया था और आंतरिक विद्रोह को नियंत्रित करके मंगोल राज्य से उसकी सुरक्षा की प्रशासन का पुनर्गठन कर अपनी स्थिति को पहले से सुदृढ़ किया। फिर उसके बाद आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 2 है मध्यकाल में सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफी एवं भक्ति आंदोलन, सूफी एंड भक्ति मोमेंट से जितने भी क्वेश्चन अभी तक एसएससी जीडी में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है 2019 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है और 2024 में पूछा गया है। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता था। तो इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था दोस्तों धर्मशालाएं। क्या कहा जाता था? धर्मशालाएं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि खानकाह सूफी संतों में रहने, ठहरने, धार्मिक प्रवचन का स्थान हुआ करता था। सूफी संत अपनी भाषाओं को खानकाहों में आयोजित करते थे। इन खानकाहों को धार्मिक धर्मशालाएं कहा जाता था। भारत में सूफी सिलसिले के विभिन्न संप्रदाय विकसित हुए जैसे चिश्ती, सुहरवर्दी, कादरी और नक्शबंदी सिलसिले, ये सभी क्या थे? शामिल हुए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में किससे संबंधित थी? ये किससे संबंधित थी? ये बैसड़ों से। बैसड़ों से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ये बैसड़ों से संबंधित है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भक्ति संत अंडाल बैसड़ों संप्रदाय से संबंधित थी। अंडाल दक्षिण भारत की प्रसिद्ध महिला संत थी। वे बैसड़ों अलवार संतों में एकमात्र नारी थी जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अंडाल का जन्म 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? ये लिखा था दोस्तों अवधी भाषा में। अवधी भाषा में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास, जो कि ये 1532 से लेकर के 1623 ईस्वी तक द्वारा श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं रामलला, नहछु, वैराग्य संपादनी, पर्वत मंगल, जानकी मंगलम, विनय पत्रिका, राम सालाका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, ये सभी क्या थे, ये सभी प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 3 है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। आइए इससे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो इसका मदुरै से है। किसका है? मदुरै से है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारतीय शहर मदुरै का संबंध संगम साहित्य से है। संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन था। पांड्य राजाओं के द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया। इन संगमों का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम ही उपलब्ध है। तीसरा संगम मदुरै में आयोजित हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि महानविमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? ये विजयनगर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महानवी डिब्बा हम्पी कर्नाटक में स्थित एक चौका संरचना पत्थर का मंच है तथा हम्पी का आकर्षण है, जिसे विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के द्वारा उदयगिरी पर हुई अपनी जीत के पश्चात बनवाया गया था। यह प्राचीन स्थल हम्पी के शाही महलों में सबसे ऊंची संरचना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि कृष्णदेवराय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया था, किस राजवंश से संबंधित थे? ये तुलुव राजवंश से संबंधित थे। तुलुव राजवंश ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि कृष्णदेवराय, जो कि 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक शासन किए थे, तुलुव वंश और विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। इन्हीं के समय 1526 में उत्तर भारत पर बाबर का आक्रमण और मुगल सत्ता का प्रारंभ हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अपनी संस्कृति उपलब्धियों के लिए इन्होंने आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यदा और संस्कृत में जम्बवती कल्याणम आदि की रचना की थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? ये कौन सा है? यह है दोस्तों हम्पी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। हम्पी इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि तुंगभद्रा नदी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी कर्नाटक मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ष 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि दक्षिण भारतीय राजवंश विजयनगर साम्राज्य के राजा द्वारा स्थापित किया गया था। ये था दोस्तों हरिहर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य मध्यकाल में दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के मध्य विस्तृत था, जो कि ये वर्तमान में यह क्षेत्र दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो सगे भाइयों के द्वारा किया गया था। 1336 में किया गया था।
इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर ही संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अरवंडी वंश, ये जो कि 300 वर्षों से अधिक इनके शासन काल था। इस शासन का महानतम शासक कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा तथा डोमिंगो पायस ने 1515 से 1516 ईस्वी तक विजयनगर की यात्रा किया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य से आप देख सकते हैं एसएससी जीडी में कि 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस वर्ष में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ये हराया था 1526 में। 1526 में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि ये 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसी युद्ध में बाबर ने प्रथम बार युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध के क्षेत्र में मारा गया था। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं? तो खानवा का युद्ध जो कि ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ये राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर क्या था? विजयी था। फिर उसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध, ये 1528 में हुआ था। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच लड़ा गया था, इसमें भी बाबर विजयी रहा। फिर तीसरा है घाघरा का युद्ध, ये 1529 में लड़ा गया था। अफगान एवं बाबर के बीच, इसमें भी बाबर विजयी रहा। तो खानवा, चंदेरी और घाघरा के युद्ध में जो कि ये 1527, 28 और 29 में लड़ा गया था, इन तीनों में बाबर विजयी रहा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि शेर खान ने किस वर्ष में चौसा में हुमायूं को हराया था। तो ये हराया था 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि चौसा का युद्ध जो कि मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के मध्य एक उल्लेखनीय युद्ध था। यह युद्ध 26 जून 1539 को चौसा, बिहार के बक्सर में 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह विजयी हुआ तथा फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि धारण किया। इस युद्ध के पश्चात शेर शाह ने हुमायूं को मई 1540 में कन्नौज के युद्ध में भी परास्त किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। तो मुख्य निवास स्थान क्या था? ये था दोस्तों मुख्य निवास स्थान लाल किला दिल्ली। लाल किला दिल्ली ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लाल किला दिल्ली का निर्माण 17वीं शताब्दी में 1638 से 48 के मध्य हुआ था। 5वें मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। मुगल वास्तु शैली में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला लगभग 200 वर्षों तक मुगलों के सम्राट के मुख्य निवास स्थान था, जिस पर 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सेना ने इस पर अधिकार कर लिया। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इसमें दिया गया है कि जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ये जो कि क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। तब उसकी उम्र थी दोस्तों 14 वर्ष थी। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा अफगान नामक छोटे राज्य के शासक थे। मात्र 12 वर्ष था। 12 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था।
मुगल वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक बाबर था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किसके रूप में किया है। ये किया है दोस्तों किसके रूप में, तो ये ईश्वर की छाया के रूप में, ईश्वर की छाया के रूप में किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया है। फारसी इतिहासकार मुस्लिम सुल्तानों को ईश्वर का प्रतिबिंब मानते थे तथा इन्हें ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ देवदूत मानते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस दौरान संगमरमर पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल तथा पित्रादुरा तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। शाहजहां ने आगरा के किले का पुनरुद्धार करवाया, शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की, दिल्ली में लाल किले व जामा मस्जिद का निर्माण, ताजमहल के निर्माण करवाया। स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष के कारण ही शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग किसके शासन काल में कहा जाता है, तो ये शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदरता लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया है। ये अकबर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मोहम्मद हुसैन कश्मीर से आए और अकबर के दरबार में सुलेख के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। नस्तलीक अकबर की पसंदीदा सुलेख शैली थी, जो एक तरल शैली थी जिसमें लंबे क्षैतिज प्रहार होते थे। मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि औरंगजेब ने किसमें एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैनिक और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। ये दक्कन था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया। औरंगजेब साम्राज्यवादी नीति का महत्वाकांक्षी था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में स्थित बीजापुर, जो कि ये 1665 से 1666 में युद्ध करने के लिए राजा जयसिंह को भेजा, लेकिन असफल रहा। औरंगजेब ने 1685 में गोलकुंडा के शासक अबुल हसन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए शाहजहां शाह आलम को भेजा था तथा उसने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। और 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी आगरा के किले से भाग निकले तथा पुनः विद्रोह करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क आसफ जाह फर्रुखसियार के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। ये थे मुगल सम्राट के। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क आसफ जाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक थे। वह मोहम्मद शाह, जो उस समय के शासक थे, उनकी नीतियों से निराश होकर के 1722 में दिल्ली से वापस आया था। दक्कन प्रांतों के गवर्नर के रूप में आसफ शाह का पहले से ही इसके राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण था। दक्कन में उथल पुथल और दरबारी कुलीनों के बीच प्रतिस्पर्धा का लाभ उठा करके उसने अपने हाथों में सत्ता इकट्ठी कर ली और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना करना शुरू किया दिया। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक कारक नहीं था। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका एक कारक नहीं था। तो ये था दोस्तों जो कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के अधीन शाही प्रशासन
की दक्षता जाती रही, ये जो कि सही है। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य और सैनिक वित्त संसाधनों का खर्च कर दिया था, ये भी सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि बाद के मुगलों ने अपनी शक्तिशाली मनसबदारों पर कड़ी नजर रखी, ये जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी के अंत में संकट का सामना करना शुरू कर दिया था, जिसके निम्न कारण थे। कौन कौन से कारण थे? मनसबदारों पर कड़ी निगरानी न करके उन्हें खुली छूट प्रदान हो गई थी। औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण प्रशासन की दक्षता का ह्रास होता रहा। औरंगजेब के द्वारा अपने शासन के अंतिम समय में दक्कन में अधिक समय बिताने के कारण इसके समय में वित्तीय संसाधनों का अधिक खर्च होना। फिर उसके बाद आता है औरंगजेब की असहिष्णुता नीति के कारण उत्तर और पश्चिम भारत में कई हिस्सों में किसानों और जमींदारों ने विद्रोह किया था, ये सभी कारण थे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मुगलों को अपने तैमूर यानी कि तिमुरिद राजवंश पर गर्व था, वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे? तो ये इसे किस प्रकार मनाया करते थे? ये मनाया करते थे दोस्तों, प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मुगल दो महान शासक वंशों के राजवंश थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे तथा पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। वे अपनी वंशावली का प्रदर्शन प्रत्येक शासक को तैमूर व स्वयं को चित्र प्रदान करके किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो बेगम नूरजहां के विवाह के नाम पूर्व नाम क्या था? इनका पूर्ण नाम था मेहरू निसा था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जहांगीर से विवाह के पश्चात मेहरू निसा को नूर महल या नूर जहां की उपाधि प्रदान की गई थी। 1613 ईस्वी में नूर जहां को पट्टा महिसी या बादशाह बेगम बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मुगल शासक की स्थापना बाबर ने की थी, जिसमें हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक हुए। औरंगजेब के बाद मुगलों की स्थिति अस्थिर हो गई और ब्रिटिश आगमन के साथ ही मुगलों का विघटन शुरू हो गया। मुगल शासक का अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, जिसका शासनकाल 1837 से लेकर के 1857 ईस्वी तक था। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? ये कौन सी विरासत का अनुसरण किए थे राज्याधिकार के लिए? ये किए थे साहदाइक विरासत। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मुगल साम्राज्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है। मुगल साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त करके दिल्ली सल्तनत के खंडहरों पर किया था। राज्य अधिकार के लिए मुगलों में साहदाइक विरासत को अपनाया गया था। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान के रूप में फरमान जारी किया था? ये किया था दोस्तों 1765 में। कब किया था? 1765 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को मिली निर्णायक जीत के पश्चात 12 अगस्त 1765 तथा 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। 12 अगस्त 1765 को हुई संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को अनुदान के रूप में फरमान जारी किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि अकबर के दरबार के
नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय थे? ये थे दोस्तों बीरबल के नाम से। बीरबल के नाम से ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महेश दास जो कि ये बीरबल का नाम था, बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। इसमें बीरबल थे, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो पियाजा, फकीर अल दीनो, अबुल रहीम खान खाना। ये 9 इनके रत्न हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बाबर ने नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी जिसमें सेना को विभिन्न डिजाइनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेर जा सके। ये था तुगलमा पद्धति। तुगलमा पद्धति ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। 1526 में लड़े गए इस युद्ध में लोदी से कम सेना होने के बावजूद भी बाबर ने अपनी युद्ध रणनीति के कारण उसे पराजित करने में सफल रहा। इसी युद्ध में उसने तुलगमा एवं अरबा नामक युद्ध रणनीति अपनाई थी। तुलगमा युद्ध नीति पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में बाएं दाहिने मध्य में विभाजित कर दिया था तथा ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि मुगल सामग्री नूर जहां के द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला नामक मकबरा में स्थित है। तो ये कहाँ है? आगरा में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ये कहाँ पे है? आगरा में है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है इतिमादुद्दौला जो कि ये मिर्जा गियास बेगम का मकबरा है, उसकी पुत्री नूरजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया था। ताजमहल इसकी साम्यता के कारण इसको ताजमहल की पूर्ववर्ती रचना या बेबी ताज भी कहा जाता है क्योंकि ताजमहल की एक छोटी सी संस्करण की तरह दिखती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? ये था बाबर। बाबर ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश का संस्थापक और प्रथम शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था? ये हारा था औरंगजेब से। औरंगजेब से ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब और मुराद की सेनाओं का मुकाबला शाही सेना से हुआ था जिसका नेतृत्व दारा सिकोह कर रहा था। इस युद्ध में दारा सिकोह पराजित हुआ। दारा की पराजय का मुख्य कारण मुसलमान सरदारों का विश्वासघात तथा औरंगजेब का योग्य सेनापतित्व था जिसके बाद मुगल साम्राज्य का नेतृत्व औरंगजेब जो कि ये 1658 से 1707 ईस्वी के दौरान किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ये थे अकबर के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि टोडरमल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। टोडरमल अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री के पद पर आसीन थे। उन्हें भू राजस्व प्रशासन में दारा सिकोह और अकबर के मध्य नैरत्न की कड़ी माना जाता था। अकबर के दरबार में भू राजस्व की जब्ती प्रणाली को शुरू करने का श्रेय टोडरमल को ही दिया जाता है। यह प्रणाली आगे चल करके दहसाला प्रणाली का आधार बनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि दारा सिकोह के पिता का क्या नाम था? तो शाहजहां था। दारा सिकोह के पिता का क्या नाम था? शाहजहां था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दारा सिकोह यानी कि दारा सिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। उसने पंजाब की सूबेदारी मिली थी। शाहजहां ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा सिकोह अपनी सांप्रदायिकता उदारता के लिए प्रसिद्ध था तथा लेनपुल द्वारा दारा सिकोह को लघु अकबर कहा जाता था। दारा ने स्वयं अपनी
देख रेख में संस्कृत ग्रंथ भागवत गीता तथा योग्य वशिष्ठ का फारसी अनुवाद कराया। काशी के कुछ संस्कृत पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मानसिंह के निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था। तो राजा मानसिंह ने किस जनजाति को हराया था? ये हराए थे दोस्तों चेरो जनजाति को हराए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि राजा मानसिंह आमेर के कछवाहा के राजपूत थे। ये मुगल बादशाह अकबर के प्रधान सेनापति थे। मानसिंह ने 1591 में चेरो जनजाति को पराजित किया था और पलामू यानी कि झारखंड को मुगल प्रशासन के अधीन कर लिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहा था। ये थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम एक खान खाना थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अब्दुल रहीम खान खाना मध्यकालीन कवि, सेनापति, बहुभाषाविद एवं विद्वान थे। ये मुगल बादशाह अकबर के संरक्षण बैरम खान के पुत्र थे। अब्दुल रहीम एक खान खाना अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्न में इनके अलावा अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, हकीम हुमाम और मुल्ला दो पियाजे शामिल थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने इलाही नाम से एक नई जीवन शैली यानी कि धर्म की शुरुआत की थी। ये अकबर के द्वारा दीने इलाही की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि दीने इलाही नामक धर्म की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1582 में की गई थी। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करके इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीने इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वर पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय या प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। यह हुआ था 1605 में। 1605 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हिंदू राजा हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि मुगल बादशाह अकबर ने किस वित्त मंत्री को दहसाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत की थी। ये था राजा टोडरमल के द्वारा। राजा टोडरमल के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मुगल बादशाह अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत की थी। जब्ती व्यवस्था दहसाला कराधान प्रणाली के रूप में जाना जाता था। इस प्रणाली में पिछले 10 वर्षों में उत्पादित विभिन्न फसलों तथा उनके औसत मूल्य की गणना करके औसत पैदावार का 1/3 भाग राज्य को दे दिया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। यह हुआ था 1671 में। 1671 में ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सराय घाट का युद्ध 1671 में मुगल साम्राज्य कछवाहा राजा मानसिंह तथा प्रथम नेतृत्व में हुआ था और अहोम साम्राज्य यानी कि लचील बोरफुकन के नेतृत्व में बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर सराय घाट यानी कि ये असम में लड़ा गया था। हालांकि कमजोर अहोम सेना का बेहतर रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध मुगलों ने हराया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था। तो मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर
ये लगाया गया था गैर मुसलमान नागरिकों पर, गैर मुस्लिम नागरिकों पर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर माना जाता था, जिसे मुगल राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम नागरिकों से वसूला जाता था। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का पहला शासक था जो ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला करता था। 1564 में जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन 1679 में पुनः औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था। फिर 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने जयसिंह के अनुरोध पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह ने बाबर को हराया था। तो ये मोहम्मद लोधी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि घाघरा का युद्ध मुगल वंश के संस्थापक बाबर एवं अफगानों के मध्य 1529 में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को पराजित किया। यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल एवं भूमि दोनों पर लड़ा गया था। बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं। इसमें है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो मुगल बादशाह अकबर का मकबरा ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों सिकंदरा में। कहाँ पे है? सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में अकबर ने प्रारंभ किया था तथा इसके बेटे जहांगीर ने इसका निर्माण को पूरा करवाया था। यह मकबरा हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध एवं जैन वास्तुकला का सर्वोत्तम मिश्रण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि शेर शाह की महानता किसमें निहित थी। ये था दोस्तों प्रशासनिक सुधार में। प्रशासनिक सुधार में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता था। इसने प्रशासनिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। शेरशाह ने बंगाल सूबे के विप्लवकारी प्रवृत्ति और अंकुश लगाने के लिए इस सूबे को 19 सरकारों में बांटा था, जिसे प्रशासन सिकंदराना द्वारा चलाया जाता था। शेर शाह की लगान व्यवस्था मूलतः रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। शेर शाह ने भूमि कर निर्धारण के लिए राई यानी कि फसलदारों की सूची को लागू करवाया, जिसने उत्पादन का 1/3 भाग करके रुपए रूप में वसूल किया। उसने भूमि की माप के लिए सिकंदरी यानी कि गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। लगान के अतिरिक्त जरीना बाग, सर्वेक्षण शुल्क और महासिलाना कर यानी कि कर संग्रह शुल्क नामक कर भी किसानों ने ले लिया। शेरशाह ने पट्टा तथा कबूलियत प्रथा को जन्म दिया। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। उसने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया तथा 380 ग्रेन का तांबे का दमा चलवाया था, जिसने अलाउद्दीन द्वारा शुरू किए गए दाग व हुलिया प्रथा को पुनः चलाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी पेट्रा डुयट्रा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती थी। ये ताजमहल है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पेट्रा ड्यूरा एक ऐतिहासिक कला है। इसमें उत्कृष्ट पद्धति से कटे व जड़े हुए, तरासे हुए एवं चमकदार हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़े से पत्थर में चित्रकारी की जाती थी। यह सजावटी कला इस कार्य को बनाने के बाद एकत्रित किया जाता था एवं अधः स्तर पर चिपकाया जाता था। आगरा के ताजमहल में ऐतिहासिक कला का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों कि आगरा का मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है।
ये शाहजहां से है। किससे है? शाहजहां से है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जबकि दिल्ली के परिसर लाल किले में मोती मस्जिद और औरंगजेब ने बनवाई थी। विदित है कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतें प्रमुख हैं। दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, आगरा किला, मोती मस्जिद आदि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है कि बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? ये बनवाया था 1601 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात विजय के पश्चात स्मारक स्वरूप बुलंद दरवाजे का निर्माण 1601 में करवाया था। बुलंद दरवाजा को गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस के नाम से जाना जाता है। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है, जिसने हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इसके निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि कौन सा स्मारक बादशाह और औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? ये था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बीबी का मकबरा औरंगजेब महाराष्ट्र में स्थित है। 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण ताजमहल से प्रभावित होकर के औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा अपनी मां की दिलरास बानो रबिया उल दौरानी की स्मृति में करवाया गया था। इसे मकबरे को दक्कन के ताज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत में आया था? ये 1656 में आया था। कब आया था? 1656 में आया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का निवासी था। वह एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। वह मुगल काल में अवसरों की तलाश में 1556 में भारत आया था। फ्रांसवा बर्नियर 1656 ईस्वी से 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक रहा। मुगल दरबार में घनिष्ठ संबंध बनाए रखने तथा प्रारंभ में उसने मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को चिकित्सक के रूप में कार्य किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि मब्ज़म उल बहरान पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये था दोस्तों दारा शिकोह था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मज्म उल बहरान, जो कि ये दो समुद्रों का संगम है, मुगल शासक दारा शिकोह द्वारा तुलनात्मक धर्म पर लिखित एक पुस्तक है। यह सूफी और वेदांतिक अटकलों के बीच रहस्य और बहुलतावादी समानताओं को रहस्योद्घाटन के लिए समर्पित है। यह पुस्तक 1654-55 में फारसी में एक संक्षिप्त ग्रंथ के रूप में लिखी गई थी। फिर चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों कि उत्तरकालीन मुगल शासक। उत्तरकालीन मुगल शासक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।